हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और उसको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी डैश द्वारा मुग़ल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो देखिए, ये जो फतेहपुर सिकरी है ये अकबर द्वारा, किसके द्वारा? अकबर द्वारा जो है मुग़ल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जहां से और सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फतेहपुर सिकरी के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि ये जो फतेहपुर सिकरी है ये शहर मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट याद रखना है कि उसने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी। जो अकबर थे उन्होंने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या थी? पानी की कमी थी, इसलिए फतेहपुर सिकरी को फिर छोड़ दिया गया था। तो कब छोड़ा था? तो देखिए, इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुग़लों की राजधानी लाहौर में हस्तांतरित कर दी गई थी। मतलब 20 वर्ष के भीतर ही जो है फतेहपुर सिकरी को छोड़कर राजधानी कहाँ बना दिया गया? लाहौर में हस्तांतरित कर दिया गया था। उसके बाद याद रखना है कि ये जो फतेहपुर सिकरी था इसका स्थापना कब से कब हुआ? तो देखिए, ये 1571 से बनना स्टार्ट हुआ और 1585 ईस्वी तक बना। ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी 1571 और 1585 के बीच बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, मुग़ल वंश से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो मुग़ल वंश के बारे में कुछ पॉइंट आप देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मुग़ल राजवंश की स्थापना जो है 1526 में किसने की थी? बाबर ने की थी। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखना है कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और इसी युद्ध में बाबर जो विजय हुआ उन्होंने मुग़ल राजवंश की स्थापना की। उसके बाद याद रखना है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उसी तरह 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। उसी तरह 1528 में बाबर और मेदनरी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ और 1529 में बाबर और महमूद लोधी के बीच घग्गर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये 4 युद्ध याद रखना है कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था, 1526, 1527, 1528 और 1529। और याद रखना है कि 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो याद रखना है कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? हरिसेन। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हरिसेन का यहाँ पे जिक्र आया है, तो हरिसेन के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि हरिसेन जो था वो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग परिस्थिति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां हैं। याद रखना है कि हरिसेन जिनका जिक्र हुआ है, हरिसेन ने याद रखना है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग परिस्थिति जो है इसको लिखा था। ठीक है, मतलब प्रयाग परिस्थिति का निर्माण किसने कराया था? हरिसेन ने करवाया था। अब ये समझिए कि प्रयाग परिस्थिति को ही इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है और इसमें हरिसेन ने याद रखना 33 पंक्तियाँ लिखा था। किसके बारे में? तो उस टाइम किसके बारे में लिखे होंगे? समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था हरिसेन। तो इन्हीं के बारे में शिलालेख पे लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। ये जो प्रयाग परिस्थिति है याद रखना ये किस वंश से रिलेटेड है? तो गुप्त वंश से, क्योंकि ये समुद्रगुप्त किस वंश से है? गुप्त वंश से। तो प्रयाग परिस्थिति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है। तो गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा जानकारी जो है ये प्रयाग परिस्थिति से ही मिला है। अब नेक्स्ट याद रखना है कि ये जो समुद्रगुप्त हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों का संरक्षक था, जिनमें एक हरिसेन था। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद समझिएगा कि ये जो देखिए ये समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त ने कई कवियों और विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। ठीक है, और इसी में से हरिसेन एक था। ठीक है, जो कि इनका दरबारी कवि था।
नेक्स्ट याद रखना है कि समुद्रगुप्त कौन थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक भी था। जो समुद्रगुप्त हैं वो गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक था। ठीक है, इनके बारे में याद रखना है। सबसे बड़ा शासक अगर पूछा जाए गुप्त वंश में तो वो समुद्रगुप्त ही थे। नेक्स्ट याद रखना है कि समुद्रगुप्त ने कुषाणों और अन्य छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। समुद्रगुप्त जो थे महाप्रतापी राजा थे। उन्होंने याद रखना है कि कुषाणों पर विजय प्राप्त किया था और भी अन्य छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करके गुप्त साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। याद रखना है कि उन्हें V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को? V.A. स्मिथ ने कहा था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि उसने उत्तर भारत के राजाओं को हराने के बाद प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत पर कब्जा नहीं किया। अब यहाँ पे पॉइंट समझना है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को भी हराया था और दक्षिण भारत के भी राजाओं को हराया था। लेकिन जब इन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को हराया तो वहाँ के प्रदेशों पे इन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत के जब राजाओं को हराया तो वहाँ पे कब्जा नहीं किया। वो प्रदेश फिर दक्षिण भारत के राजाओं को वापस लौटा दिया था। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम में बहुत बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि जावा, सुमात्रा और मलाया द्वीप पर उनका अधिकार साबित करता है कि उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाए रखी थी। ये देखिए, ये 3 द्वीप हैं। कौन कौन? जावा, सुमात्रा और मलाया द्वीप। इन पर भी जो है समुद्रगुप्त ने अधिकार किया था। और ये द्वीप है मतलब ये पानी के बीच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्रगुप्त ने अपना सेना जो था उसमें नौसेना मजबूत बनाया था। मतलब समुद्रगुप्त ने जो नौसेना थे, ठीक है, वो बहुत ही मजबूत था। और कहा जाता है कि उन्होंने कई कविताओं की रचना की थी। समुद्रगुप्त ने बहुत सारी कविताओं की भी रचना की थी। नेक्स्ट याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त थे उनके कुछ सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों में समुद्रगुप्त को क्या दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। नेक्स्ट याद रखना है कि उन्होंने अश्वमेध बलिदान प्रदर्शन भी किया था। और एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखना है कि चीनी सूत्रों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मा ने उनके पास गया और बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए एक मिशनरी को भेजा था। अब यहाँ पे पॉइंट समझना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि श्रीलंका के एक शासक थे मेघवर्मा। मेघवर्मा ने क्या किया था? एक मिशनरी भेजा था समुद्रगुप्त के पास। क्यों भेजा था? उनसे अनुमति लेने के लिए कि वो बौद्ध मंदिर को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, बौद्ध मंदिर बनाने के लिए उन्होंने एक मिशनरी भेजा था समुद्रगुप्त के पास। किसने भेजा था? तो श्रीलंका के शासक मेघवर्मा ने। नेक्स्ट याद रखना है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में धर्म प्रचार बंधु शीर्षक का उल्लेख है, अर्थात वह ब्राह्मण धर्म के रक्षक थे। जो समुद्रगुप्त थे वो ब्राह्मण धर्म के कौन थे? रक्षक थे। ये कैसे पता चला? क्योंकि जो इलाहाबाद स्तंभ का जो शिलालेख था उसमें लिखा हुआ है धर्म प्रचार बंधु, ये शीर्षक लिखा हुआ है, धर्म प्रचार बंधु शीर्षक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? वह ब्राह्मण धर्म के रक्षक थे। इनसे ये पता चलता है। इनके बारे में देखिए, और यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद रखना है कि जो बाणभट्ट, ऑप्शन में बाणभट्ट था, तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उसके बाद याद रखना है कि चांद बरदाई, ये जो चांद बरदाई थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। उसी तरह याद रखना है कि भवभूति, ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो याद रखना है कि जो माड़ मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। मतलब दक्षिण उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? माड़ मिट्टी। माड़ मिट्टी क्या होता है? तो देखिए, माड़ मिट्टी जो है
ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। मार मिट्टी में सिलिका, लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिका सबसे ज़्यादा 60%, लोहा 15% और एल्युमिनियम कितना होता है 25% होता है। मार मिट्टी में देखिए खेती करना बहुत ही क्या होता है कठिन होता है। यहाँ पे कृषि करना बहुत ही कठिन है। और दक्षिण का पठार कैरेबियन पूर्व काल में बना था, जिसे बुंदेलखंड और बंदेलखंड के क्षेत्रों के रूप में भी जाना जाता है। ये जो दक्षिण पठार है जहाँ पे ये मार मिट्टी पाया जाता है, ये कब बना था? कैम्ब्रियन पूर्व काल में बना था, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड और बंदेलखंड क्षेत्रों के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो याद रखना कि कौन से वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। चलिए अब यहाँ पे वेदों का चर्चा हुआ है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो ऋग्वेद है ये वेदों के रूप में जाने जाने वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में से सबसे पुराना है। ऋग्वेद जो है इसमें भजन और याद रखना है अन्य पवित्र ग्रंथ जो है 4 ग्रंथ, वो सबसे पुराना ग्रंथ है कौन? ऋग्वेद, ठीक है। तो ये याद रखना है सबसे पुराना वेद यही है ऋग्वेद। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो ऋग्वेद है इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल का जो धार्मिक और सामाजिक जीवन था वो ऋग्वेद में शामिल है। ये किस टाइप का उस टाइम जीवन था। नेक्स्ट याद रखना है कि इनके कार्यों को आर्यन का पवित्र ज्ञान माना जाता है, ठीक है। इन कार्यों को आर्यन का क्या माना जाता है? पवित्र ज्ञान। ऋग्वेद में जो भी कार्य है वो आर्यन के पवित्र ज्ञान को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है कि ऋग्वेद में वे विचार भी शामिल है जो भारत की जातियों यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार वर्ण का अर्थ समाज को वर्गों में क्रमबद्ध करना है। तो ये वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है कि समाज को वर्गों में क्रमबद्ध करना ही वर्ण होता है। वेद से जुड़ी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो ऋग्वेद है वो कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से है? तो ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ से है। और इनका उपनिषद कौन कौन है? तो ऐतरेय और कौशितकी। ये एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि ऐतरेय जो उपनिषद है वो किस वेद से रिलेटेड है? तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट याद रखना है कि इनका कार्यवाहक पुजारी कौन है? होत्री। नेक्स्ट याद रखना है सामवेद, इनका ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? टांडय महा और जैमिनिया। और उपनिषद कौन कौन है? तो छंदोग्य और जैमिनिया। यजुर्वेद के बारे में याद रखना है कि ये तैतिराय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है और ये उपनिषद है इनका, ठीक है। नेक्स्ट अथर्ववेद जो है गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है और मुंडका, प्रसन्ना और मांडुक्य जो है ये उनका उपनिषद है। और ये कार्यवाहक पुजारी कौन है? ब्राह्मण। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। तो ऋग्वेद में पहले ये ऐतरेय जो है ये याद रखना है, ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय। और नेक्स्ट याद रखना है कि सामवेद में ये जो जैमिना है ये इनका ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद में शतपथ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया शतपथ कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से? शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद से रिलेटेड है? यजुर्वेद से। और अथर्ववेद में ये गौपथ आपको याद रखना है। और ये उपनिषद कौन कौन याद रखना है? तो ये ऐतरेय याद रखना है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। उसी तरह जैमिनिया जो है सामवेद से संबंधित है। और यहाँ पे आपको बृहदारक, ठीक है, दारनक, ये उपनिषद याद रखना है जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। और इसमें मुंडका जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो याद रखना है कि जो जीतल नामक तांबे के सिक्के हैं वो किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने जारी किए थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलिए इल्तुतमिश का बात हुआ है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। याद रखना इल्तुतमिश जो थे वो गुलाम वंश के शासक थे और इनका कार्यकाल जो था 1211 से 1236 ईस्वी तक था। याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? ये उत्तराधिकारी था। गुलाम वंश जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता है उसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही गुलाम वंश का दूसरा उत्तराधिकारी कौन हुआ?
इल्तुतमिश हुआ। याद रखना कि ये जो थे ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा नहीं दूसरा शासक था, ठीक है, क्योंकि पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर दूसरा कौन था, इल्तुतमिश था, जो कि मामलुक वंश जिसको गुलाम वंश भी बोला जाता है इससे संबंधित था ये इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में याद रखना है कि इसने जो है 40 वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है, जिसे चालीसा भी कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और ये क्या था एक्चुअल में, ये याद रखना है 40 वफादार गुलाम अमीरों का एक टुकड़ी था, संगठन था, ठीक है, इसे चालीसा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का जिसको टका बोला जाता है और पीतल का सिक्का जिसको जीतल बोला जाता है इसको इन्होंने चलाया था। तो चांदी का सिक्का जो चलाया था इल्तुतमिश ने उसे टंका बोला जाता था, और पीतल का सिक्का जो चलाया था उसे क्या बोला जाता था, जीतल बोला जाता था, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, जीतल। उसके बाद इनके बारे में याद रखना है कि इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मामलुक वंश के शासक ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। नेक्स्ट याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन में था, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या क्या याद रखना है कि फिरोज शाह जो तुगलक थे वो तुगलक वंश का तीसरा शासक था, जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया। उन्होंने दान के लिए दीवान ए खैरात कार्यालय की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक, जो कि दान से रिलेटेड था। नेक्स्ट याद रखना है दीवान ए बुंदगान, ये भी किसने स्थापना किया, दीवान ए बुंदगान का फिरोज शाह तुगलक ने, और ये दास विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ शहरों का स्थापना किया था, तो कौन कौन, तो फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार, ये 4 शहर का स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट याद रखना है फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कि उन्होंने खान ए जहां मकबल एक तेलुगु ब्राह्मण रूपी वजीर के रूप में नियुक्त किया था। तो ये जो खान ए जहां मकबल था ये क्या था, एक तेलुगु ब्राह्मण वजीर था, मतलब कि प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने नियुक्त किया था। वजीर क्या होता है, देखिए वजीर ने अपने प्रशासन में सुल्तान की मदद की और इस अवधि के दौरान सल्तनत की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। ये जो वजीर था प्रधानमंत्री, ये सुल्तान की मदद करते थे और सल्तनत काल की प्रतिष्ठा को बनाए रखते थे। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ऑप्शंस में था, इनके बारे में याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 तक इनका शासनकाल था। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी थी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी और इन्होंने देवगिरी का नाम क्या रखा था, दौलताबाद रख कर दिया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो दौलताबाद है ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये याद रखना है कि इन्होंने दिल्ली देवगिरी तक एक सड़क का निर्माण किया और लोगों के लिए विश्राम गृह भी स्थापित किए। इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने कांस्य के सिक्के के समान मूल्य के चांदी के सिक्कों को प्रस्तावित किया। मतलब इन्होंने कांस्य के सिक्का का जो समान मूल्य था उनके समान मूल्य में क्या चलाया, चांदी का सिक्का चलाया था किन्होंने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और इनके बारे में याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इन्होंने कृषि के एक नए दीवान की स्थापना की थी जिन्हें दीवान ए कोही कहा जाता है। तो याद रखना है कि दीवान ए कोही एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये दीवान ए कोही जो है इसका स्थापना किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और ये किससे रिलेटेड है, ये कृषि विभाग से रिलेटेड है, ठीक है। और याद रखना है इन्होंने किसानों को कृषि ऋण तकावी भी प्रदान किए थे। तो तकावी किसने प्रदान किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये तकावी क्या है, एक ऋण है, कर है, जो कि कृषि से रिलेटेड है। नेक्स्ट मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में याद रखना है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जिनका शासनकाल 1580 से 1612 ईस्वी तक था, वो गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का 5वां सुल्तान था, ठीक है। ये कुतुब शाही वंश का 5वां सुल्तान था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। और ये कहाँ से रिलेटेड, गोलकुंडा से। इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने हैदराबाद, भारत में हैदराबाद शहर की स्थापना की थी, जो कि दक्षिण मध्य में पड़ता है। और इसकी स्थापत्य कला केंद्र में 4 मीनार का भी निर्माण किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है
कि चार मीनार का निर्माण किसने किया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, और हैदराबाद का निर्माण किसने किया था, इन्होंने ही किया था। याद रखना कि इन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की और अपनी हिंदू मालकिन भागमती के नाम पर इसे भाग्यनगर नाम दिया था। इन्होंने हैदराबाद का नाम क्या दिया था उस टाइम, भागमती, जो कि कौन थी, तो याद रखना है इसकी हिंदू मालकिन थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था। तो याद रखना कि जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था वो कौन था, ऋषभदेव था। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं, 24। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। याद रखना कि उनका जन्म तो जो था अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में राजा नाभि और रानी मरुदेवी की से हुआ था। ऋषभदेव के पिता कौन थे, तो याद रखना है कि नाभि। ठीक है, और उनकी माता कौन थी, मरुदेवी। जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट याद रखना है कि जो महावीर थे, ठीक है, महावीर जो कि 24वें तीर्थकर थे, उनका याद रखना है कि ये अंतिम तीर्थकर थे। ये मतलब कि 24वें तीर्थकर महावीर ये कौन थे, अंतिम तीर्थकर थे, और ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आए थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे कुछ तीर्थकर को याद रखिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना है कि प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव, जो मैंने बताया। दूसरा आपको याद रखना है कि दूसरे कौन थे, तो अजितनाथ। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तीर्थकर कौन थे, जैन तीर्थकर, तो ऋषभदेव, और दूसरे कौन थे, अजितनाथ। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो 22वें कौन थे, 22वें थे अरिष्टनेमी, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ, और 24वें कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ठीक है, जैन तीर्थकर 24वें कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है। तो याद रखना कि मेजिनोट रेखा जो है ये जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। ठीक है, मेजिनोट फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखना है कि मेजिनोट रेखा फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा है, और इसका निर्माण कब किया गया, तो 1930 में किया गया था। मेजिनोट रेखा या लाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थी, ये जो मेजिनोट रेखा है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट सीमा रेखा के बारे में बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखें कि डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। उसी तरह याद रखना है मैक मोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट याद रखना है मेजिनोट रेखा जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच है, जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट याद रखना है कि 38वें समांतर रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। उसके बाद याद रखना है ओडर नीस रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और एक लास्ट याद रखना है रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये याद रखना है कि ये जो सीमा रेखा है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो है वो सब क्वेश्चन नहीं बनता है सीमा रेखा का। तो इतना सीमा रेखा मैंने इंपॉर्टेंट बताया, ये सारा इंपॉर्टेंट सीमा रेखा है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी टाइप का वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। थैंक यू।